हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे सप्लाई के फर्स्ट चैप्टर को, जहां पर हमने अभी तक डिस्कस किया है कि यार सप्लाई होती क्या है। सेक्शन 7 हमने कंप्लीट किया, जिसके अंदर हमने समझा कि भाई हमारे पास कंसिडरेशन और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होना चाहिए गुड्स और सर्विस, तो जाके वो सप्लाई बनेगी। उसके बाद हमने देखा शेड्यूल 1, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था बड़ा डिटेल में कि भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां पर कंसिडरेशन के ना होने के बाद भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा, यानी कि दैट इज योर डीम्ड सप्लाई। अब इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भाई कौन सी केसेस के अंदर सप्लाई गुड्स की जो सप्लाई होगी वो गुड्स बनेगी या फिर सर्विस बनेगी। अब इन दोनों का डिफरेंशिएशन करने के लिए शेड्यूल 2 हमारे बारे में हमारे सामने बात करता है। इसके बाद हम देखेंगे शेड्यूल 3, जिसके अंदर की आपके पास आएगा कि भाई कौन कौन सी चीज़ें आपकी सप्लाई बनेंगी ही नहीं। शेड्यूल 1 था आपका कि डीम्ड सप्लाई कौन कौन सी होगी, शेड्यूल 2 है कि भाई गुड्स या सर्विस कौन कौन से होने वाले हैं, एंड शेड्यूल 3 आएगा कि भाई सप्लाई जिसको माना ही नहीं जाएगा। ओके, तो भाई सबसे पहले यहां पर देखो, सबसे आसान चीज़ है ये। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन्स आपके सामने रखी जाएंगी और उनको आपको देख के आइडेंटिफाई करना है कि यार वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब यार ये चीज़ हमें क्यों आइडेंटिफाई करनी है? अगर आप एग्जाम में क्वेश्चन देखोगे तो जो क्वेश्चन होगा आपके सामने क्या होगा, लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगी। ठीक है, कि यार किसी ने ये चीज़ बेची, किसी ने ये काम किया, किसी ने वो XYZ चीज़ करी, लेकिन उन सब के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लाइन लिखी होगी। वो क्या होगी कि भाई गुड्स के ऊपर रेट लगता है 18% और सर्विस के ऊपर लगता है 12%। अब ये चीज़ आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो जो जो चीज़ें आपको ट्रांजेक्शन्स दी होंगी उन ट्रांजेक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि इनमें से सप्लाई ऑफ गुड्स कौन सी है और सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी है, तो ही आप उस पर रिस्पेक्टिव रेट्स लगा पाओगे। तो अगर आपने पहली चीज़ में ही गड़बड़ कर दी कि भाई चलो आपको पता चल गया कि सप्लाई है, आपको पता चल गया कि ये कंसिडरेशन है इसमें, और आपको पता चल गया कि भाई ये बिजनेस में भी है, लेकिन आप गलत कहाँ हो गए कि यार गुड्स था कि सर्विस था। जहां रेट लगना चाहिए था 18, आपने लगा दिया 12। तो भाई ऐसी चीज़ अगर आपके साथ होगी तो दिट विल मेक योर करेक्ट आंसर रॉन्ग। इतनी सी गलती की वजह से आप यार बाकी सारा कॉन्सेप्ट को धो बैठोगे। तो इसीलिए यहां पर जो कुछ चीज़ें दी गई हैं इन्हीं में थोड़ा बहुत एग्जामिनर क्या करता है, घुमाने की कोशिश करता है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन की तरह ही समझो इसको कि आपका जो कॉन्सेप्ट्स हैं थोड़े से यहाँ पर क्लियर होंगे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है, सब हेडिंग्स बना रखी हैं कि भाई ट्रांसफ़र के केस में क्या क्या गुड्स होंगी, क्या क्या सर्विस होंगी। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग के केस में कब वो सर्विस बनेगा, प्रोसेस हैं, कुछ बिजनेस एसेट्स हैं, उनका क्या क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर डिटेल में समझते हुए चलते हैं। तो भाई सबसे पहली चीज़ आपके पास क्या आती है कि अगर आप मान लो किसी गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि आपने कोई रेडीमेड यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि भाई रेडीमेड गारमेंट्स हैं जो कि आगे सेल किए जा रहे हैं, तो भाई एज इट इज आप ओनरशिप ट्रांसफर कर चुके हो, वो गारमेंट अब किसी और के हो चुके हैं पैसे लेते ही, तो दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, लेकिन अब आप दूसरा केस आपके सामने लेता हूं कि आप सप्लाई गुड्स ही कर रहे हो, ठीक है, लेकिन किस तरीके से कि भाई आप उसके अंदर उस गुड्स के अंदर राइट ट्रांसफर कर रहे हो, अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल, यानी कि वो उसको ऑनरशिप नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो उसको बस राइट टू यूज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप किसी को अपनी कोई मशीनरी रेंट पे दे देते हो, आप मशीनरी बेचते हो, वो गुड्स है, ऑब्वियस सी बात है कि आपने उस मशीन का पूरा का पूरा टाइटल ही सामने वाले को प्रोवाइड कर दिया। लेकिन अगर आप उस मशीनरी को सेल नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ रेंट पे दे रहे हो कि भाई यूज कर ले, 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल जो भी आपका पीरियड है आप उसको यूज करने को दे रहे हो, उसके बाद वो चीज़ आपके पास वापस आ जाएगी, तो भाई उस केस में आप सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आप गुड्स नहीं दे रहे हो। उसके बाद आता है आपके पास कि भाई आप ट्रांसफर कर रहे हो टाइटल under agreement which stipulates that property in good shall pass at a future date upon full payment of consideration। ये कहां पर होता है? याद करो, हायर परचेज आप पढ़ते हो कि भाई आपका गुड्स अभी आता है, आप लंबे टाइम तक उसमें विद इंटरेस्ट वहां पर पेमेंट आप करते रहते हो। तो ऐसी अगर कोई ट्रांजैक्शन है, ऐसी कोई सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपका ये गुड्स ही माना जाएगा। भले ही कंसिडरेशन आगे जाके धीरे 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 आपकी कंप्लीट होने वाली है, बट टाइटल जो है वो साथ के साथ ट्रांसफर हो जाता है, तो उस केस के अंदर यहां पर ये चीज़ आपकी बन जाएगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है कि भाई ध्रुव कैपिटल सप्लाइड गुड्स ऑन हायर परचेज टू कस्टमर्स। ठीक है, तो हायर परचेज आपका जो मैंने आपको बताया, मैन्युफैक्चर सप्लाइज टॉयज टू रिटेलर्स ऑन सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। भाई रिटर्न बेसिस में क्या होता है, आपको थोड़ा टाइम दिया जाता है सामने वाले को कि या तो रख लियो या फिर वापस कर दियो। अगर रख लिया है तो भाई पेमेंट कर दियो।
तो पेमेंट इमीडिएटली नहीं हो रही है, कंसिडरेशन इमीडिएटली नहीं हो रही है, बाद में हो रही है, डेफर्ड तरीके से हो रही है एक तरह से, लेकिन फिर भी इस चीज़ को यहाँ पर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ओके, तो भाई ये तो हुआ आपका ट्रांसफर वाला पार्ट। तो अगर क्लियर बात देखें कि अगर आप टाइटल ट्रांसफर कर रहे हो किसी भी मैनर में तो वो गुड्स है, और अगर आप सिर्फ और सिर्फ उसको यूज करने के लिए दे रहे हो, टाइटल आपका ही है, आपने बस शॉर्ट टर्म के लिए सामने वाले को दिया है और बाद में आप उससे वापस ले लोगे, ठीक है, तो वो सर्विस बन जाएगा। बात करते हैं लैंड एंड बिल्डिंग की। तो भाई कोई भी किसी भी प्रकार की लीज, टेनेंसी, ईजमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, ये सब चीज़ें क्या है कि आपने लीज पे दे दिया। ये एक ही चीज़ के अलग अलग नाम है, थोड़े बहुत वेरिएशंस होते हैं इनके एग्रीमेंट्स के बेसिस में कि भाई लीज है, लीज लंबे टाइम की होती है, लाइक 100 साल के लिए आपने किसी को चीज़ को लीज पे दे दिया। टेनेंसी है कि आपने कुछ टाइम के लिए रेंट पे दी है कोई चीज़, ठीक है। ईजमेंट है कोई लाइसेंस दिया है किसी को कोई चीज़ यूज़ करने के लिए आपने, या फिर टू ऑक्यूपाई लैंड, ठीक है। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ये आपकी सर्विस ही बनेगी, आप लैंड इटसेल्फ ट्रांसफर नहीं कर रहे हो। एनी लीज और लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग ए कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, तो भाई ऐसे केसेस में भी वो सर्विस ही माना जाएगा। एक्चुअल में आप चीज़ टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होता है। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, किसी भी चीज़ के ऊपर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, कोई प्रोसेस कर रहे हो, आप उस चीज़ को लाइक क्रिएट करके वो चीज़ नहीं बेच रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि भाई आपको किसी ने ये प्लेन कलर का एक मग दिया, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि भाई इसको ना ब्लू कलर का हमें करके दे देना, ठीक है। तो ये जो आप प्रोसेस उसके ऊपर कर रहे हो, आप उसको मग नहीं सप्लाई कर रहे हो, आप उसको एक प्रोसेस की सर्विस सप्लाई कर रहे हो कि भाई हमें कलर करना आता है, हम कलर कर देंगे तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो इस चीज़ के अंदर यहाँ पर इसको सर्विस ही माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स। जो आपकी बिजनेस एसेट्स है, गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ बाय और अंडर डायरेक्शंस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। देखो ये तो ऑब्वियस है, आप टाइटल ही दे रहे हो तो ये आपका गुड्स ही बन जाएगा। ओके, उसके बाद आता है लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो कि भाई आपके गुड्स हैं जो कि बिजनेस के लिए थे और आपने उसको प्राइवेट यूज के लिए किया या फिर अपने प्राइवेट पर्पजेस के लिए मेड अवेलेबल कर दिया अदर देन बिजनेस बाय अंडर डायरेक्शंस ऑफ अ पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसकी बात करें कि एक पर्सन है जो मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चर्स एंड सेलिंग वुडन फर्नीचर, वो वुडन फर्नीचर को बनाता है और आगे बेचता है। तो भाई इस केस के अंदर क्या हो रहा है, तो उसने एक चेयर का क्या किया, अपने घर पे रख लिया उसने यूज़ करने के लिए, तो अपने आप को उसने वो चेयर नहीं बेची है, वो टाइटल नहीं बेचा है, इसको सर्विस माना जाएगा। देखो ये बहुत ही कोई सेंस नहीं बन रहा है इसके अंदर, काफ़ी अलग सा ही अतरंगा सा पॉइंट है। तो ये आपको यहाँ पर एक तरह से हाईलाइट कर लें कि ये आपको याद रखना पड़ेगा, बाकी आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से कर लेंगे। यहाँ पर भी एक तरह से आप गुड्स ही जा रहा है। अब ज़रूरी नहीं है, चेयर है यार छोटी सी चीज़ है, आप ज़रूरी नहीं है सामने वाले से वापस लोगे, लेकिन यहाँ पर दो फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं कि आपके बिजनेस में था, ओके, और आप उसको नॉन बिजनेस में दे रहे हो, तो भाई वो सर्विस में आ गया कि आप अपने आप को अपनी ही बिजनेस से एक सर्विस दे रहे हो एक तरह से, ठीक है, या किसी और के यूज़ के लिए आप उस चीज़ को दे रहे हो। तो भाई यहाँ पर इस तरीके से आपको बस ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी चीज़ें देखो आप एक जनरल अंडरस्टैंडिंग से आप अपनी सेंस बना सकते हो, आपके मन में कोई डाउट ही नहीं आएगा। ये डाउट राइज करने वाला पॉइंट है तो इसको आप मार्क कर लेंगे, एग्जाम से पहले इसको जरूर नजर मार के जाना है ताकि ऐसा पॉइंट आया तो आप कंफ्यूज ना हो। फिर आता है हमारे पास गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ एसेट्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय ए पर्सन who ceases to be a taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course or furtherance of his business। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक ही बात को अलग अलग एंगल से बताने की बात हो रही है कि भाई कोई एक ऐसा इंसान है जो पहले टैक्सेबल था लेकिन अब वो टैक्सेबल पर्सन नहीं रहा, वो अपने बिजनेस की एसेट थी उसको वो आगे जाकर बेच रहा है, तो अभी वो गुड्स ही माना जाएगा। ओके, तो बेसिकली क्या है कि भाई देखो एग्जांपल से समझते हैं। अरुण एक ट्रेडर है, वो अपना बिजनेस वाइंड अप कर रहा है, यानी पहले वो एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन था, अब वो बिजनेस वाइंड अप कर देगा तो वो टैक्सेबल रजिस्टर्ड पर्सन नहीं रहेगा। एनी गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम। देखो कितना ऑब्वियस बात है, गुड्स हैं यार, स्टॉक में हैं, अब वो बेच रहा है विद टाइटल ऑफ द गुड्स, तो ऑब्वियसली गुड्स ही बनेंगे ना, ठीक है। इन चीज़ों की एक्सेप्शंस क्या हैं, लेकिन यहां पर हमें ध्यान देना है, इसको आप हाईलाइट करके चलोगे कि अभी तक तो बात देखो नॉर्मल थी, हमें हजम हो रही थी, इसके बाद की जो चीजें हैं उन पर आपको ध्यान देना है कि द बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज अ गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन, ठीक है। तो उसको सेल ही नहीं मानते, उसको तो कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस ही मानते हैं, उस पर अलग से कोई वो सप्लाई नहीं बनता, वो जीएसटी वगैरह उस चीज पे नहीं लगता। या फिर बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय अ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज डीम्ड टू बी अ टैक्सेबल पर्सन।
तो भाई देखो सीधी सी बात है, जो टैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है सब कुछ है, जो नया बंदा उसको टेक ओवर करेगा वो पूरी करता रहेगा, तो उसको सेल कैसे मान लें हम? ठीक है, या फिर चलता बिजनेस चलते हुए बिजनेस की तरह ही बेच दिया। देखो बिजनेस बेचने के भी दो तरीके होते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। पहली चीज क्या होती है कि आप बिजनेस को वाइंड अप करके यानी कि बंद करके उसको बेच रहे हो। आप बिजनेस नहीं बेच रहे हो, आप बिजनेस का सामान बेच रहे हो, फिर आप वो मशीनरी लगी हुई है वो बेच रहे हो, आप ये सब चीजें वहां पर सेल कर रहे हो। तो इस केस के अंदर, सॉरी जस्ट अ मिनट, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके पास क्या होने वाला है, तो भाई वहां पर आप जब बिजनेस का सामान बेच रहे हो तो उसको सेल ऑफ गुड्स माना जाएगा। अगेन ध्यान से सुनना इस बात को कि दो सिचुएशन होती हैं। एक तो होता है कि आपने बिजनेस, आपने फैक्ट्री लगा रखी थी, लेट सपोज, आपने क्या डिसाइड किया कि भाई इस फैक्ट्री से कोई फायदा नहीं हो रहा, इस फैक्ट्री को चलाने का कोई फायदा नहीं है, चलो इसको बंद करते हैं। इसमें से जो मशीनरी थी आपने उखाड़ी, सब कुछ इकट्ठा किया सामान, और जो भी सामान था वहां पर वो सब आपने बेच दिया। लेट्स से एक ही बंदे को बेच दिया। अब वो उसको लेके जाए, वो कहीं और आगे सेल करे या किसी और फैक्ट्री में लगाए, वो जो मर्जी करे, वो इसका डिस्क्रेशन है। तो इस केस में दीज आर सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अब मैं इसकी दूसरी सिचुएशन लेके चलता हूं। दूसरी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, आप बिजनेस को, चलता हुआ बिजनेस आप बंद नहीं कर रहे हो, फैक्ट्री रनिंग है, सिर्फ एक ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है। आपने सामने वाले इंसान को वो चीज सेल कर दी कि भाई अब मैं बिजनेस नहीं चला रहा, तूने चलाना है चला ले। तो आप एज अ गोइंग कंसर्न अगर बिजनेस बेच रहे हो, अब वो जो बंदा क्या कर रहा है, वो नया बंदा आके आपकी ही मशीनरी पे, आप ही की फैक्ट्री में अपने ओनरशिप के साथ काम करेगा, प्रॉफिट वो कमाएगा। तो उस केस में भाई देखो सेल कहां हुई? गवर्नमेंट को उस केस में बीच में कोई पैसा नहीं चाहिए, वो कह रहे हैं कि आप बिजनेस करते रहो भाई, गुड्स बेचते रहो, जीएसटी बनवाते रहो, बढ़िया है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये ऐसे रहता है, तो इसीलिए यहां पर इस चीज की एक्सेप्शन है। तो अगर मैं बिजनेस बंद करके बेच रहा हूं, तो मैं जो भी बिजनेस का सामान बेच रहा हूं, दैट इज गुड्स दैट विल बी कंसिडर्ड एज इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है। हाँ, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पर, कि यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यार बिजनेस बंद करके अगर मैं सामान बेच रहा हूँ, तो वो जो इक्वेशन थी मेरी पहली वाली कि गुड्स या सर्विस होना चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, एंड इन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। तो जब बिजनेस बंद हो गया तो वो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कैसे हुआ? तो ये चीज़ ये भी बताती है कि अगर आप बिजनेस बंद करके भी कोई चीज़ बेच रहे हो, उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही माना जाएगा और उस पर उस तरीके से जीएसटी लग जाएगा। लेकिन गोइंग कंसर्न है तो जीएसटी नहीं लगेगा। बस ये पॉइंट था आपको जो यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब यहां पर क्या हो रहा है, वही सेम पॉइंट अगेन रिपीट। इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी भी टाइप की हो सकती है। ऊपर हमने लैंड के बारे में बात की थी, यहां पर हम स्पेसिफिकली किसी चीज की बात नहीं कर रहे, बट एक ओवरऑल बात कर रहे हैं कि भाई रेंटिंग ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है कोई, या फिर कोई प्रीसिम्स है, कोई रिलीजियस प्लेस है, वो सब्जेक्ट टू सम अमाउंट की लिमिट एग्जाम्पशंस में आता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। या फिर रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, या फिर परमिटिंग यूज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर प्लेसिंग वेंडिंग डिस्पेंसिंग मशीन्स। तो भाई ये कहाँ आता है? ये सर्विस के अंदर आता है। कंस्ट्रक्शन का काम है आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर्स, या फिर आप एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों में ऑब्वियसली आप बिल्डिंग नहीं बेच रहे हो, आप कोई चीज एक्चुअल में उठाकर सेल नहीं कर रहे हो, आप उस चीज को बनाने की सर्विस दे रहे हो। जैसे कि ठेकेदार होते हैं, आपने ठेके पे दिया, वो अपना माल लेके आएगा, अपने लेबर लेके आएगा और आपको एक मकान बना के देगा। वो आपको मकान नहीं बेच रहा है, वो आपको घर नहीं बेच रहा है, वो आपको घर बनाने की सर्विस दे रहा है। तो दैट विल बी कवर्ड अंडर सर्विस। ओके, तो यहां पर इस चीज को आप रीड कर लोगे, इट इज नॉट बिग डील, आपका यहां पर सर्विस के अंदर बनता है। टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज और एंजॉयमेंट ऑफ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी एक तरह से, और यहाँ पर मूवेबल में चलो एक तरह से मान लो इंटेलेक्चुअल भी प्रॉपर्टी होगी कि आप अपना लेट सपोज कि आपने कोई पेटेंट डेवलप कर रखा है, कोई प्रोडक्ट बनाया कि भाई इस तरीके से काम करता है, दिस इज माय पेटेंट। अब आप उस पेटेंट का थोड़े टाइम के लिए, लेट सपोज कि एप्पल का कुछ कैमरा पेटेंटेड है मान लो, ठीक है, एप्पल ने बोला कि भाई 1 साल के लिए मैं इतने पैसे लूंगा, सैमसंग तुझे भी अगर वो कैमरा बनाना है तो बना ले। तो लेकिन 1 साल तक, जब तक तू मुझे उस चीज के पेटेंट के पैसे देगा तब तक तू उसको बना सकता है, मेरी मर्जी है, मैं तुझे मना कर दूंगा कि भाई अब पेटेंट है मेरा, अब तू नहीं बनाएगा। तो वो एक अलग बात है, बट दिस इज हाउ पेटेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वर्क। तो अगर ऐसी चीज का आपको पैसा मिल रहा है, यानी आप अगर एप्पल कैमरा बनाने का राइट दे रहा है सैमसंग को, अपने जैसा कैमरा बनाने का राइट दे रहा है अगर सैमसंग को, तो बदले में जो पैसा ले रहा है दैट इज आपका पेटेंट, और पेटेंट के बदले मनी। तो ये चीज एक तरह से सर्विस ही है, आप एक्चुअल में कुछ नहीं दे रहे हो। तो यहां पर ये सर्विस की तरह आ जाएगी। डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन,
अडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहेंसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। ये जितनी भी चीज़ें हैं रिगार्डिंग एन आईटी सॉफ्टवेयर, अगर आप किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो उस केस के अंदर वो भी सर्विसेज है। ये है अग्रीइंग टू एन ऑब्लिगेशन और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। अब देखो क्या चीज़ होती है, मान लो नॉन कम्पीट एग्रीमेंट आपने किसी से साइन किया, आपने किसी को बोला कि भाई तू मुझे पैसे दे, तेरे सामने मैं ये दुकान नहीं खोलूंगा। तो यहाँ पर एक तरह से क्या कर रहा हूँ मैं कि भाई मैं रिफ्रेन कर रहा हूँ कुछ करने से। ये जो पॉइंट यहाँ पर मैंने मार्क किया है, यहाँ पर इस पॉइंट के बारे में बात हो रही है कि मैं रिफ्रेन कर रहा हूँ कि जो ये चीज़ है जिससे तुझे प्रॉब्लम हो सकती है, तू मुझे पैसा दे, मैं वो काम नहीं करूँगा। या फिर कोई ऐसा काम है जिससे तुझे फायदा हो सकता है तो तू मुझे पैसा दे, मैं वो करूँगा। ठीक है। या फिर कोई ऐसी चीज़ है जिससे मुझे नुकसान हो रहा है, तू करता रहे, मैं सह लूँगा। इन सब चीज़ों के लिए अगर आपको पैसा मिल रहा है तो भाई वो एक सर्विस माना जाएगा, उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। अगेन देखो, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन कि भाई तुझे कोई चीज़ से फायदा होता है, मैं करूँगा, पैसा दे। रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, तुझे मेरे कुछ करने से प्रॉब्लम है, मैं नहीं करूँगा, मुझे पैसा दे। या फिर तू कुछ कर रहा है जिससे मुझे तकलीफ हो रही है, मैं सहता रहूँगा, तू मुझे पैसा दे। ठीक है। ऐसी जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर आपको उसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, वहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से आ जाएगी। ओके। एक चीज आती है और आपके पास कि भाई ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, यानी कि मशीनरी आपने हायर पे दी है तो भाई वही सेम पॉइंट अगेन रिपीट, सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। लास्ट पॉइंट आपके पास आता है भाई कॉम्पोजिट सप्लाईज। उसको देखने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कॉम्पोजिट सप्लाई एक्चुअल में होती क्या है। अब जैसे देखो, आप किसी के पास जाते हो कोई फर्नीचर खरीदने के लिए, ठीक है, उसने आपको एक प्राइस बताया कि भाई ये फर्नीचर आपका 10,000 रुपये का पड़ेगा, आपके घर तक पहुंचेगा। ठीक है। अब घर तक पहुंचेगा का मतलब क्या है कि भाई जो अगर मान लो आपके घर तक पहुंचने में 2,000 रुपये भी लगते हैं तो वो इस 10,000 में इंक्लूडिंग है। सो इट इज जस्ट नॉट जस्ट फर्नीचर, इट इज फर्नीचर प्लस ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। तो आपको फर्नीचर के साथ साथ आपको ट्रांसपोर्टेशन भी मिल रहा है, प्लस ट्रांसपोर्टेशन। अब अगर ऐसी सिचुएशन के अंदर अब आपके पास क्या आएगा कि भाई दोनों चीजें आपको मिल गई। अब इस सिचुएशन के अंदर आपके पास ये है कि ये है कॉम्पोजिट सप्लाई, जिसमें कि प्रीडोमिनेंटली क्या है, क्या आप उससे ट्रांसपोर्ट लेने गए थे कि भाई तेरी गाड़ी तो आ ही रही है, ले गाड़ी के पैसे, साथ में एक फर्नीचर भेज दियो, नहीं ना, आप फर्नीचर लेने गए थे और ट्रांसपोर्ट तो उसके साथ जरूरी था, उसके साथ चाहिए था, बिना उसके आप वहीं तो उसको फर्नीचर को एंजॉय नहीं करोगे ना, आपके घर तक आएगा तभी आप उस फर्नीचर का फायदा उठा पाओगे। तो इट इज़ लाइक एन एडिशनल पार्ट ऑफ दैट सप्लाई, इट इज़ नॉट द मेन पर्पज ऑफ दैट सप्लाई। तो यहाँ पर जो फर्नीचर है दैट इज प्रीडोमिनेंट सप्लाई, ये वर्ड याद रखना है आपको। फर्नीचर इज प्रीडोमिनेंट सप्लाई, जिसके लिए ऑक्सिलरी सप्लाई है आपकी ट्रांसपोर्टेशन। और अमाउंट से भी आप आइडिया लगा सकते हो कि भाई 8,000 रुपये का फर्नीचर है, सिर्फ 2,000 रुपये की उसमें ट्रांसपोर्टेशन है। तो ये हुई आपकी कॉम्पोजिट सप्लाई। अब ऐसे में आप क्या करोगे, अब यहां पर देखो, एक तो हुआ आपके पास गुड और एक हुआ आपके पास सर्विस। ठीक है। तो भाई किसका रेट लगाओगे? ऑब्वियस ही बात है, आपके दिमाग में भी वही आंसर आया होगा कि भाई जो चीज प्रीडोमिनेंट है, जो कि है गुड्स, तो जो रेट लगेगा, जैसे आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 18% मान लेते हैं गुड्स का रेट है और 12% हम मान लेते हैं आपका सर्विस का रेट है। तो भाई 18% यहाँ पर रेट लग जाएगा पूरे के पूरे 10,000 रुपये के ऊपर। और मेन बात याद रखनी है कि चीज़ें नेचुरली बंडल्ड होनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही नहीं कि भाई हाँ कुछ भी बन गया फालतू में, मतलब ऐसा कोई यूज़ नहीं है इनका या कोई सेंस नहीं बनती। ठीक है। तो उस केस के अंदर यहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से काम करेगी। ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, जैसे कि यहां पर हुआ आपके पास कॉम्पोजिट सप्लाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट का। वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, ऊपर भी हमने डिस्कस किया था कि भाई आपने ठेकेदार को काम पे दिया, वो अपना माल भी लेके आ रहा है। देखा, माल का मतलब क्या है कि जैसे आपका सीमेंट आ रहा है, आपका ब्रिक्स आ रही है, आपकी लोहा आ रहा है, वो सब तो गुड्स है, लेकिन साथ में वो आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है कि भाई लेबर भी लग रही है, सब कुछ लग रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लैरिफाई करी गई है कि भाई प्रीडोमिनेंटली उसको एक सर्विस माना जाएगा। ठेकेदार एक तरह से मैनेजमेंट की सर्विस दे रहा है, ठीक है, और एक लेबर है जो कि प्रीडोमिनेंट, जो कि पूरे टाइम चलती है,
ठीक है, तो वो सब चीज़ें, तो इसको यहाँ पर सर्विस डिक्लेयर किया गया है। भले ही अमाउंट ऊपर नीचे हो जाए, भले ही आपको दिखे कि यार 1 लाख रुपए में से 60,000 का तो सीमेंट ही आ गया और 40,000 की लेबर लगी है, तो आप सोचोगे कि यार प्रीडोमिनेंट तो गुड्स हुआ, लेकिन भाई यहाँ पर कह दिया तो कह दिया। वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात अगर हो रही है तो वहाँ पर कॉम्पोजिट सप्लाई है, वहाँ पर गुड्स भी हैं और सर्विस भी हैं, और यहाँ पर सप्लाई ऑफ सर्विस उसको माना जाएगा। जहाँ पर कुछ नहीं कहा हुआ वहाँ आप थोड़ा सा अपना उस चीज़ का प्रीडोमिनेंट नेचर देखोगे, बट वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर कहा हुआ है तो भाई इस केस के अंदर यहाँ पर ये सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। ये है लॉ को पढ़ने का तरीका। ओके, तो यहाँ पर ये चीज़ थी। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, ये टेनेंसी वाला है कि भाई टेनेंसी सप्लाई ऑफ सर्विस ही होता है, इसको ज़्यादा क्लैरिफाई किया हुआ है और डिटेल में आपको रीड करना आप कर सकते हो, बट आप समझ चुके हो मोस्टली चीज़ें। यही इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया हुआ है एक एक करके। तो यहाँ पर अगर आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत पड़े, वैसे तो नहीं पड़ेगी, आप समझ चुके हो अच्छे से, बट आप यहाँ पर देख सकते हो।